नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है गुरुकुल में। आज का जो सेशन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, वोकैब्युलरी पे बात करेंगे। अब से जो भी सेशंस आएँगे उसके अंदर मेनली हम लोग ग्रामर और वोकैब्युलरी पे बात करेंगे। जो लोग लैंग्वेज को एकदम बेसिक से पढ़ना चाह रहे हैं, जो शुरू कर रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। रीडिंग फॉर बिगिनर्स नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर के आप स्टार्ट कर सकते हैं। और अब हम लोग धीरे-धीरे जो है अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा रिलेट कर रहे हैं उन चीज़ों से जो एग्ज़ाम में आपको मदद करेंगी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वोकैब्युलरी पे और मिक्स चलेगा इसमें। वोकैब्युलरी के अंदर जो अलग-अलग सेगमेंट्स हैं, डिस्कस करेंगे। पहला जो है यहाँ पर आज बात कर रहे हैं, जो फर्स्ट वर्ड आपको दिया हुआ है वो है एक्सिस। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अक्सर पूछा जाता है। एक्सिस क्या होता है? एन इमेजिनरी लाइन अराउंड व्हिच द अर्थ रोटेट्स। इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक। तो एक काल्पनिक रेखा है जिसके चारों ओर ऐसा बताया जाता है कि भी पृथ्वी जो है वो घूम रही है। एन इमेजिनरी लाइन अराउंड विच द अर्थ रोटेट्स। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ये इमेजिनरी लाइन, ठीक है। और इस इमेजिनरी लाइन के अराउंड जो है हमारी पृथ्वी घूम रही है, रोटेट कर रही है, घूर्णन कर रही है। तो ये जो इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक लाइन जो है, इसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं। हिंदी में हम लोग इसको धुरी भी बोलते हैं, ठीक है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो इस तरीके से ये काल्पनिक है, मतलब रियल में ऐसी कोई लाइन मौजूद नहीं है। तो ये एक इमेजिनरी लाइन है और इसके और इस तरीके से पृथ्वी जो है वो रोटेट कर रही है। तो हमसे कई बार पूछ लिया जाता है कि भी इस लाइन को क्या बोलते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक्सिस हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जब भी आपको कन्फ्यूजन हो तो ध्यान रखिएगा भाई, ग्लोब अक्सर आपने देखा होगा स्कूल्स में, ऑफिस के अंदर प्रिंसिपल साहब के पास हमें ले जाते थे ना, कई बार कोई गड़बड़ कर देते थे, तो प्रिंसिपल साहब के ऑफिस पे हमेशा एक ग्लोब पड़ा रहता था। तो ग्लोब से ध्यान रखिए कि उसमें जो बीच की जो है काल्पनिक रेखा होती है, इसके चारों ओर पृथ्वी जो है घूमती है, उसी को हम लोग एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो इस तस्वीर को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। बहुत मेहनत से मैंने तस्वीरें जो है चुन चुन के मैं लाया हूँ आपके लिए, एकदम आपको याद हो जाएंगे वर्ड्स। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। बैचलर, ये जो है आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। बैचलर का मतलब होता है कुंवारा। और ए मैन हु इज नॉट एंड हैज नेवर बीन मैरिड, एक ऐसा व्यक्ति या ऐसा पुरुष जिसका विवाह नहीं हुआ है, उसको हम लोग बैचलर बोलते हैं, हिंदी में कुंवारा बोलते हैं। और हिंदुस्तान का मोस्ट एलिजिबल बैचलर जिसको बोला जाता है, वो है सबकी जान, भाईजान, सल्लू भाई, ठीक है। तो सल्लू भाई, सलमान खान, जी हाँ, उनसे आप एक शब्द जो रिलेट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं, वो है आपका बैचलर। हिंदी में बोलते हैं कुंवारा। और मुझे लगता है सलमान खान की अब आगे शादी होनी भी नहीं है, ना वो करने के इच्छुक है। तो जब भी सलमान खान दिखे तो शब्द आपके दिमाग में आ जाएगा बैचलर, कुंवारा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। नेक्स्ट है कैकोफोनी। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम्स में देखा गया है। कैकोफोनी का मतलब होता है कर्कश ध्वनि। क्या मतलब होता है? कर्कश ध्वनि। ए हार्श जैरिंग मिक्सचर ऑफ साउंड्स। कई बार हम लोग देखते हैं हमारे आसपास जो गाड़ियाँ चलती हैं, ट्रैफिक के हॉर्न वगैरह की आवाज़ आती है, या फिर कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है तो मशीन्स की आवाज़ आती है, उठा-पटक। तो ऐसी ध्वनि जो हमारे कानों को झकझोर दे, कर्कश जो एकदम हमारे कानों में चुभे, ऐसे साउंड को हम लोग बोलते हैं कैकोफोनी, ठीक है। इसको याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर फ़ोनी आपको वर्ड में ही मिल रहा है, तो इसको फ़ोन से रिलेट कर लीजिए कि फ़ोन पर कई बार कुछ लोग गुस्से में ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लग जाते हैं, तो उनकी आवाज़ एकदम हमारे कानों में चुभती है, कर्कश होती है, हमारे कानों को वो तकलीफ़ देती है। और तस्वीर तो है ही याद रखने के लिए, ठीक है? ज़्यादा ठीक रहेगा कि आप यहाँ पर फ़ोनी से रिलेट करें, फ़ोन से आपके बिल्कुल याद रह जाएगा कि और थोड़ा-सा और अगर मैं आपको रिलेट करूँ, तो
काको, तो काका फ़ोन, इस तरीके से रिलेट कर लीजिए कि मेरे काका जो हैं, जब भी मुझे फ़ोन करते हैं, तो फ़ोन पे जो है बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं और ऐसी आवाज़ में बात करते हैं, जो सीधे मेरे कानों में चुभती है। तो कैकोफ़ोनी, काका फ़ोन जब भी करते हैं, चिल्लाते हैं, चुभती है, हार्श साउंड है। इस तरीके से याद ये आपके हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, कैनिबल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है। कैनिबल को हिंदी में बोला जाता है नरभक्षी, somebody who eats human flesh। ऐसा कोई भी व्यक्ति, मनुष्य जो किसी पुरुष या महिला, जीवित मनुष्य का मांस भक्षण कर ले, उसको हम लोग बोलते हैं कैनिबल। नर यानी मानव, ह्यूमन, तो ह्यूमन का जो मीट खाता है उसको हम लोग कैनिबल बोलते हैं। देखिए तस्वीर में आपको दिख रहा है एक नरभक्षी, इसके हाथ में कंकाल है। थोड़ा सा याद रखने के हिसाब से इनको आप आदिवासी से रिलेट कर सकते हैं। आदिवासी जो है जंगलों में जो रहते हैं, अक्सर वो कैनिबल होते हैं, मनुष्यों को खा जाते हैं। तो वहाँ से आप याद रख सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो कैनिबल जो है अक्सर जो है मनुष्य का मांस खाते हैं। इसकी याद रखने की एक और ट्रिक जो मुझे सूझी है वो आपसे साझा कर रहा हूँ। कैनी, याद रखिए कि कैनी नाम का एक आदिवासी है और वो मनुष्यों को खा जाता है, मांसाहारी है, कैनी बा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड हमारी स्क्रीन पर, डाईयूर्नल। क्या होता है डाईयूर्नल? ऐसे जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो डे टाइम में, यानी दिन के समय सक्रिय होते हैं, रात में वो कोई एक्टिविटी नहीं करते, रेस्ट करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं डाईयूर्नल। तो डाईयूर्नल, एक्टिव ड्यूरिंग द डे टाइम एंड स्लीप एट नाइट। डाईयूर्नल वो जीव होते हैं, वो जानवर होते हैं, वो पक्षी होते हैं जो दिन में सक्रिय होते हैं और रात में जो है आराम करते हैं, रात में कोई एक्टिविटी नहीं करते। जैसा कि आपको यहाँ पर एक तस्वीर भी नज़र आ रही है, ईगल की ये तस्वीर है यहाँ पर। अब यहाँ पर दूसरी तरफ एक और वर्ड आपको मिल गया, नॉक्चुनल। मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ, NOCTURNAL, नॉक्चुनल। तो नॉक्चुनल वो होते हैं जो रात्रि में एक्टिव होते हैं, रात्रि में क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। जैसे आउल, हिंदी में उल्लू भी हम लोग बोलते हैं। तो उल्लू जो है वो दिन में सोता है और रात में जागता है। तो यहाँ पर दो वर्ड याद किए, दोनों बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एक हुआ डाईयूर्नल और एक हुआ नॉक्चुनल। इसकी याद रखने की एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। देखो डाईयूर्नल में डी आ रहा है, तो जो किस में एक्टिव है, डे में एक्टिव है, वो डाईयूर्नल हो गए। और नॉक्चुरल में एन आ रहा है, तो एन को रिलेट करिए किससे, नाइट से। तो जो रात में सक्रिय है, नाइट में जो एक्टिव है वो नॉक्चुनल, जैसे एग्जाम्पल उल्लू, आउल। और डाईयूर्नल में डी आ रहा है, डे, जो दिन में सक्रिय है, अर्थात जैसे ईगल हो गया, बाज हो गया इत्यादि। आगे चलते हैं। अगला जो वर्ड है वो है, अब यहाँ पर ईडियम्स शुरू हो गए हैं। अभी तक हमने वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस पे बात करी थी और मैंने आपसे कहा था कि मिक्स चलेंगे, जो भी एग्जाम्स में आता है। एग्जाम में वन वर्ड भी आते हैं, ईडियम्स भी आते हैं। तो पहला ईडियम आ गया, हैव एन एक्स टू ग्राइंड, हैविंग सम सेल्फिश मोटिव। हिंदी में बोलते हैं अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, उसको हम लोग बोलते हैं हैव एन एक्स टू ग्राइंड। तो हैव एन एक्स टू ग्राइंड एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है हैविंग सम सेल्फिश मोटिव, कोई स्वार्थी उद्देश्य होना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। याद रखना बहुत आसान है, ग्राइंड का मतलब होता है पिक, पीसना, और एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी। तो इसको याद रख सकते हैं कि भी आप जो है अपनी कुल्हाड़ी की जो है धार तेज कर रहे हैं, क्योंकि उससे आपको जो है कुछ काटना है या उसके छोटे-छोटे पीस करने हैं, पीसना है। तो आपकी कुल्हाड़ी है खुद की, एक्स है, उसे आपको ग्राइंड करना है, कुछ पीसना है। तो आपको अपना काम पूरा करना है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, तो एक्स है ग्राइंड। तो याद रखना बहुत आसान है। ईडीएम क्या है, हैव एन एक्स टू ग्राइंड। तो हमारे पास एक्स है, कुल्हाड़ी है, ग्राइंड मतलब पीसना, खुद की कुल्हाड़ी से कुछ पीसना है, मतलब अपना काम पूरा करना है,
अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना याद रखने की, ये है जुगाड़। इसको बोलते हैं दोस्तों जुगाड़, ठीक है? ये दुनिया की किसी किताब में नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम इफ़ेक्टिव है। एग्ज़ाम में आपको ज़रूर याद आएगा और 2 नंबर आपको मिल जाएँगे, तब मैं आपको याद आऊँ। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, बाय द स्किन ऑफ वन्स टीथ, एक और ईडियम आ गया है। इस ईडियम का मतलब क्या है? टू सक्सीड और एस्केप बाय ए वेरी नैरो मार्जिन, बेयरली मैनेजिंग टू डू समथिंग। किसी चीज से बाल बाल बचना, बाल बाल बचना, इसका मीनिंग क्या है? बाल बाल बचना। और बहुत कम मार्जिन से आप बोल सकते हैं कि अ, किसी चीज में सफल हो जाना, एकदम अंतिम बिंदु पर सफल होना। देखो जैसे तस्वीर में आपको दिख रहा है, ये सब लोग जो है किसी मुसीबत में फँस गए, इनके चेहरे से आपको नज़र आ रही है और बाल-बाल जो है ये बचे हैं, ठीक है? तो बाय द स्किन ऑफ वन्स टीथ, तो आप इसको याद किस तरीके से रख सकते हैं कि पूरा शरीर जो है तबाह हो गया, केवल क्या-क्या बच गए? टीथ, केवल दाँत बच गए। तो बहुत ही नैरो मार्जिन से जो है आप बचे हैं, सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन केवल क्या बच गए? दाँत बच गए। इस तरीके से आप इसको थोड़ा रिलेट करके याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला इडियम है कॉल ए स्पैड ए स्पैड। कॉल ए स्पैड का मतलब होता है बिल्कुल बेबाक होना, बिल्कुल एक निर्भीक अंदाज में अपने विचारों को प्रकट करना, सामने वालों तक अपनी बात पहुंचाना। टू स्पीक फ्रैंकली अबाउट समथिंग इवन इफ इट इज अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट का मतलब होता है दुखद। तो आपको पता है कि भी अगर ये बात मैं कहूँगा, बोलूँगा तो सामने वाले को दुःख होगा, पीड़ा होगी। फिर भी आप घबरा नहीं रहे हैं और बिल्कुल सुस्पष्ट तरीके से अपनी बात कह रहे हैं निर्भीक अंदाज में, तो उसको बोलते हैं कॉल अ स्पैड अ स्पैड। याद रखना बेहद आसान है। स्पैड का मतलब जो है यहाँ पर फावड़ा होता है, तो भी कोई व्यक्ति है वो फावड़े को फावड़ा ही बोल रहा है। मतलब स्पैड को क्या बोल रहा है? स्पैड ही बोल रहा है। तो जो चीज़ है उसको वो ही बोलना, मतलब बेबाक अंदाज से अपनी बात रखना, बिल्कुल भी ना घबराना। इस तरीके से ये मुहावरा आपके याद रह जाएगा कि स्पैड है तो स्पैड ही बोल रहा है, कुछ और उसको नहीं बोल रहा। मतलब बिल्कुल निर्भीक होकर अपनी बात प्रकट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। कह रहा है कॉल इन वंस चिप्स, इसका मतलब होता है टू यूज वंस इन्फ्लुएंस टू गेन एडवांटेज। अपना प्रभाव या पहचान बताकर लाभ कमाना। अब यहाँ मैंने ट्रम्प साहब की पिक्चर इसलिए ली है क्योंकि इनसे बेहतर एग्जाम्पल आज के समय में नहीं हो सकता ये मुहावरा समझाने के लिए। कॉल इन वंस चिप्स, कि ये ट्रम्प जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, तो ये अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करते हैं, अपना प्रभाव ये इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए? अपने फ़ायदे के लिए। तो इन्होंने वहाँ पर ईरान के अंदर जो है अपना इन्फ्लुएंस शो किया और वहाँ पर जो तेल के भंडार हैं, वो उनको अपने अंदर कब्ज़ा करना चाहते हैं और दुनिया में पोर्ट्रे क्या कर दिया कि हम लोग जो वहाँ प्रॉपर लीडरशिप लाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। तो सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल है ट्रंप से। ध्यान रखिए कि अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके एडवांटेज लेना, दैट इज़ नोन एज़ कॉल इन वन्स चिप्स। आगे बढ़ते हैं, अगला एक और ईडियम अपने पास आ गया है, डेमोकल्स स्वॉर्ड। इसका मतलब होता है एनी इमिनेंट और इवेंचुअल डेंजर। साफ-साफ जो खतरा है, मतलब जिसको टाला ना जा सके। इमिनेंट का मतलब है जो चीज़ होने ही वाली है, तो उसके लिए अपन बोलेंगे अटल खतरा। मतलब कोई ऐसा खतरा जो 24 घंटे 24 आवर जो है हमारे सिर पर मंडरा रहा है और उसको हम लोग जो है टाल नहीं सकते, उससे बच नहीं सकते, दैट इज नोन एज डेमोकल्स स्वॉर्ड। ये तस्वीर मैंने यहाँ पर ली है, यहाँ पर यूरोप के अंदर एक दरबार की ये तस्वीर है। तो यहाँ पर ये जो तलवार जो है हमेशा लटकी रहती थी और ये तलवार जो है वो डेमोकल की बताई जाती थी और ये था कि भाई कोई भी अपराधी या कुछ करता था तो ये तलवार उस पर गिरने के चांसेस रहते थे। मतलब कोई अन्याय करता था, धोखेबाजी करता था, तो मतलब ऐसा खतरा जो 24 घंटे आप पे मंडरा रहा है,
दैट इज नोन एज डेमोकल्स स्वॉर्ड। जैसे अभी पूरे विश्व के ऊपर वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडरा रहा है, दैट इज डेमोकल्स स्वॉर्ड। 24 घंटे जो है ये खतरा मंडरा रहा है, कभी भी लड़ाई अगर एस्केलेट हुई तो वर्ल्ड वॉर में ये चेंज हो सकती है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट, अब हमारे पास कुछ सिनोनिम्स, उनको हम लोग पढ़ेंगे। वन वर्ड हमने पढ़े, इडियम्स हमने पढ़ी। आइए, तो वर्ड पहला आ गया हमारे पास अबेंडन। दोस्तों अबेंडन का मतलब होता है किसी चीज को त्याग देना या फिर छोड़ देना, किसी चीज को त्याग देना या फिर छोड़ देना। तो यहाँ पर सिनोनिम्स अपने पास क्या क्या है? फोरसेक हम लोग बोल सकते हैं अबेंडन के लिए, डेजर्ट हम लोग बोल सकते हैं, डिच हम लोग बोल सकते हैं, डिस्पोज ऑफ हम लोग बोल सकते हैं। तो ये चारों किसके सिनोनिम हो गए? अबेंडन के। क्या क्या हो गए? फोरसेक, डेजर्ट, डिच और डिस्पोज ऑफ। ये फ्रेजल वर्ब हो गया, क्योंकि वर्ब के साथ आपको क्या नजर आ रहा है? प्रेपोजिशन नजर आ रहा है। इसको याद रखने की एक ट्रिक मुझे जो समझ में आ रही है वो है अब बंद। अबेंडन को जो है अब बंद से रिलेट करिए कि भाई जो चीज़ पहले चालू थी अब हमने उसको बंद कर दिया है। तो अब बंद कर दिया है मतलब हमने उस चीज़ को त्याग दिया है, छोड़ दिया है। तो इसके सिनोनिम क्या हो गए? फॉरसेक, डेजर्ट, डिच और डिस्पोज ऑफ। अब यहाँ मैंने एक सेंटेंस भी लिया है, इससे थोड़ा सा आपके लिए आसानी होगी याद रखने में। कह रहा है द टीम हैड टू अबेंडन द प्रोजेक्ट ड्यू टू लैक ऑफ फंडिंग। कि टीम जो है उसको प्रोजेक्ट को त्यागना पड़ा। क्यों त्यागना पड़ा? क्योंकि फंडिंग यानी पैसे की जो है लैक का मतलब होता है कमी। तो धन की कमी के कारण टीम को प्रोजेक्ट को क्या करना पड़ा? अबेंडन करना पड़ा, त्यागना पड़ा। जब भी आप कोई वर्ड पढ़े सेंटेंस ज़रूर बनाएं और उस सेंटेंस में उस शब्द को इस्तेमाल करें। मेरा वादा है आप वो शब्द कभी नहीं भूलेंगे। तो वर्ड पढ़ा अबेंडन, अबेंडन का मतलब होता है अब बंद, मतलब जो चीज़ अब बंद हो गई है, अब हमने उसको त्याग दिया है, छोड़ दिया है। फोरसेक, डेजर्ट, डिच, डिस्पोज ऑफ। एक और वर्ड मुझे यहाँ पर याद आ रहा है अबेंडन के लिए, रेनाउंस भी हम लोग बोल सकते हैं, और टू लीव ये भी आप लोग लिख सकते हैं, किसी चीज़ को त्यागना या छोड़ना। ज़्यादा वर्ड्स में उलझना नहीं है, जो इम्पोर्टेंट वर्ड जो अक्सर पूछे जाते हैं उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करना है। तो ये जो चार मैंने लिखे हैं इन्हीं में से आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन में मिलेगा, इसलिए इन्हीं पे फोकस करें, ज़्यादा वर्ड्स याद करने के चक्कर में ना पड़े। 3 से 4 सिनोनिम सफिशियंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट है बेलफुल। बेलफुल जो है ये एक एडजेक्टिव है। क्यों है एडजेक्टिव? देखिए यहाँ पर आपको फुल नज़र आ रहा है। फुल सफिक्स से जो भी शब्द अंग्रेजी में ख़त्म होते हैं उनको हम लोग जो है एडजेक्टिव बोलते हैं। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आगे भी बहुत सारे शब्दों को आपको पकड़ने में मदद करेगा। जैसे मैंने लिखा हेल्पफुल, तो हेल्पफुल जो शब्द है ये कौन से सफिक्स से ख़त्म हो रहा है? एफ यू एल सफिक्स से ख़त्म हो रहा है। तो हेल्पफुल आपका क्या है? एडजेक्टिव है डेफिनेटली। तो बेलफुल का मतलब होता है हानिकारक। कोई ऐसी चीज़ जो आपको नुकसान पहुंचाए उसको हम लोग बेलफुल बोलते हैं। तो इसके सिनोनिम हमारे पास कौन कौन है? हार्मफुल हम लोग बोल सकते हैं, मेनेसिंग बोल सकते हैं, थ्रेटनिंग बोल सकते हैं, सिनिस्टर बोल सकते हैं। तो ये सारे जो है सिनोनिम की तरह काम करेंगे बेलफुल। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे? बेल भी देखिए हमने पढ़ा है, पेड़ होती है, पेड़ की टहनियाँ होती है, फूल होते हैं। एक बेल भी होती है जो इस तरीके से सर्कुलर जो है तरीके से ऊपर आगे बढ़ती रहती है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि ये बेल जो है वो हमेशा हानिकारक होती है। क्यों? क्योंकि भाई इसके ऊपर जो है हमें कुछ यूज़फुल चीज़ें तो प्राप्त होती नहीं है, कुछ काँटे वगैरह होते हैं, जहरीली चीज़ें होती है जो हमें नुकसान पहुँचा सकती है। तो बेल फुल को याद रखिए कि बेल जो है वो खतरे से फुल है, भरी हुई है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये इसकी ट्रिक हो जाएगी कि बेल जो है वो हमारे लिए क्या है? हानिकारक है, नुकसानदायक है। सेंटेंस क्या बनाया? द बेलफुल इफेक्ट्स ऑफ द वॉर वर फेल्ट फॉर जनरेशंस। जैसे आपको याद होगा कि एक बार पहले जब वर्ल्ड वॉर था तो उस समय अमेरिका ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरा दिए थे, हिरोशिमा और नागासाकी में।
और आज भी उनका प्रभाव देखा जाता है। वहाँ पे कुछ बच्चे जो जन्म लेते हैं, उनके अंदर किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है। तो द बेलफुल, बेलफुल मतलब हानिकारक। अब ये क्यों एडजेक्टिव हुआ? क्योंकि ये यहाँ इफेक्ट नाउन की विशेषता बता रहा है। कैसे प्रभाव? हानिकारक प्रभाव। ये हानिकारक प्रभाव जो है युद्ध के, वो महसूस किए गए थे कई युगों तक, कई आने वाली पीढ़ियों तक। तो आज भी जो है वहाँ के लोग, जापान के लोग उस न्यूक्लियर बॉम्ब का प्रभाव महसूस करते हैं। इसलिए सब लोग जो है न्यूक्लियर वॉर से डरते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है कैजोल। कैजोल जो वर्ड है दोस्तों, इसका मतलब होता है टू कन्विंस, किसी को मनाना या राजी करना। इसके सिनोनिम हमारे पास क्या है? कॉक्स है, परसुएड है, इनवीगल है, फ्लैटर है, कन्विंस भी हम बोल सकते हैं। तो किसी को मनाना, राजी करना, अपनी बात पे जो है सहमत करवा लेना, उसको हम लोग बोलते हैं कैजोल। सेंटेंस क्या बनाया? शी कैजोल्ड हिम इनटू गोइंग टू द पार्टी प्रॉमिसिंग टू स्टे विथ हिम ऑल नाइट। उसने उसे ये कहकर पार्टी में जाने के लिए मना लिया या राजी कर लिया कि वह सारी रात उसके साथ रुकेगी। उसने कहा कि भाई मैं सारी रात तुम्हारे साथ रुकूंगी, लेकिन तुम्हें कहाँ चलना होगा? मेरे साथ पार्टी में चलना होगा। तो इतना बोलते ही लड़का जो है राजी हो गया। शी ने जो है उसको मना लिया, राजी कर लिया। इसको याद रखने की एक ट्रिक जो मुझे समझ में आई है, वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ट्रिक जो है वो मुझे काजोल से याद आई है। कैजोल को काजोल से रिलेट करेंगे कि काजोल जो है उसको अजय देवगन ने क्या कर लिया? मना लिया, राजी कर लिया। किस चीज़ के लिए मना लिया या राजी कर लिया? शादी के लिए। इसीलिए तो आज दोनों क्या है? हस्बैंड वाइफ। ठीक है, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं आप कि कैजोल को किससे रिलेट करेंगे? काजोल। कि काजोल को किसने मना लिया? अजय देवगन ने। और मना लिया इसीलिए दोनों की आपस में क्या हो गई? शादी। ट्रिक्स अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट्स मुझ तक ज़रूर पहुँचाइएगा। आगे चलते हैं। अगला जो वर्ड है वो है डोंट-लेस। दोस्तों डोंट-लेस में क्या नज़र आ रहा है आपको? लेस। तो एक और चीज़ यहाँ पर समझने वाली है कि लेस सफिक्स से जो भी शब्द आपको ख़त्म होते हुए मिलते हैं, उनको हम लोग अंग्रेज़ी में क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा हार्मलेस, तो हार्मलेस मतलब हानि रहित। मैंने आपसे कहा वैल्यूलेस, मतलब कीमत रहित। तो ये भी सब क्या है? एडजेक्टिव है। तो ये चीज़ आपके आगे भी लैंग्वेज में काम आएगी। ये लेस सफिक्स से जो खत्म होते हैं उनको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। अब डोंटलेस का मतलब होता है बहादुर। डोंटलेस का मतलब क्या होता है? बहादुर। तो यहाँ पर सिनोनिम क्या हो गए? डेयरिंग, फियरलेस, बोल्ड, वैलिएंट। ये जितने भी शब्द हैं, इन शब्दों का अर्थ क्या होता है? बहादुर। यहाँ पे कुछ और वर्ड भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे करेजियस भी बोल सकते हैं। एक अच्छा वर्ड जो मुझे ध्यान आ रहा है वो है गैलेंट। तो ये शब्द जो हैं ये भी बहादुर के लिए आते हैं। कुछ एक सिंपल वर्ड है, आपको पता होगा, जैसे ब्रेव जो है ये भी बहादुर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो डोंटलेस जो शब्द है इसका मतलब होता है बहादुर। डोंट जो है ये फियर से रिलेट करता है, तो फियरलेस इस तरीके से याद रखिए। फियरलेस मतलब भय रहित। तो जो भय रहित है वही क्या है? बहादुर। सेंटेंस क्या है? दे वर फर्म एंड डोंटलेस। वे लोग फर्म थे। फर्म का मतलब किसी चीज पर अड़िग हो जाना, बार बार चेंज नहीं होना। तो ये कह रहा है कि वे लोग फर्म थे, मतलब एक चीज पर अड़िग थे, और डोंटलेस भी थे, मतलब बहादुर भी। घबरा नहीं रहे थे। एक बार जो उन्होंने कमिटमेंट कर दिया तो फिर वो अपने आप की भी नहीं सुन रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड हमारे पास है अर्नेस्ट। अर्नेस्ट का मतलब होता है गंभीर। और क्या हम लोग बोल सकते हैं? दृढ़ संकल्पित भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सिनोनिम क्या क्या है? इंटेंस हो गया, सीरियस हो गया, सिंसियर हो गया, डिटरमाइंड हो गया। ये सारे यहाँ पर हमारे पर्यायवाची हो गए। इंटेंस, सीरियस, सिंसियर और डिटरमाइंड।
सेंटेंस क्या बनाया, इज अर्नेस्ट डिजायर, डिजायर यहाँ पर नाउन है, अर्नेस्ट भी एडजेक्टिव हो गया। क्या होता है एडजेक्टिव, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। डिजायर का मतलब इच्छा, अर्नेस्ट मतलब दृढ़ संकल्प। तो उसकी जो मजबूत इच्छा थी वो क्या थी, टू लर्न वॉज क्लियर फ्रॉम हिज थॉटफुल क्वेश्चंस, कि उसकी जो प्रबल इच्छा थी सीखने की, वो उसके द्वारा पूछे गए सवालों से स्पष्ट हो रही थी, कि जिस प्रकार वो गहराई वाले सवाल पूछ रहा था, उससे उसकी सीखने की जो दृढ़ संकल्प था वो साफ साफ नजर आ रहा था। देखिए, अर्नेस्ट जो है इसको थोड़ा ऑनेस्ट से रिलेट करिए। अर्नेस्ट का जो साउंड है वो कहीं ना कहीं किससे मिल रहा है, ऑनेस्ट से मिल रहा है। तो अर्नेस्ट को ऑनेस्ट से रिलेट करिए, कि जो ऑनेस्ट होते हैं या अर्नेस्ट होते हैं, वो कौन व्यक्ति ऑनेस्ट हो सकते हैं। तो वो जो दृढ़ संकल्पित होते हैं, इंटेंस होते हैं, सीरियस होते हैं, सिंसियर होते हैं, डिटरमाइंड होते हैं, वही लोग जीवन में क्या होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं या अर्नेस्ट होते हैं। तो अर्नेस्ट जो है ऑनेस्ट की तरह साउंड कर रहा है। तो इस तरीके से इसको रिलेट कर लिए कि ऑनेस्ट यानी ईमानदार कौन लोग हो सकते हैं भैया, अदरवाइज तो जरा सा लालच देते ही वो डगमगा जाएंगे, नहीं। लेकिन जिनका जो डिटरमाइंड है, सिंसियर है, सीरियस है, वही लोग अर्नेस्ट हो सकते हैं और वही लोग ऑनेस्ट हो सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा हम लोग इसको रिलेट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी है फ्रेंड्स, आजकल एग्ज़ाम में काफ़ी पॉपुलर है, और इस कैटेगरी का नाम है होमोफोन्स। क्या होते हैं होमोफोन्स? दोस्तों, होमोफोन्स वो शब्द होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण तो एक जैसा होता है, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग, दोबारा सुन लीजिए मैंने क्या कहा, कि जिनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो तो कैसा होता है, सेम, उच्चारण जो है वो सेम होता है, लेकिन जिनकी स्पेलिंग और जिनका मीनिंग जो है वो कैसा होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। तो उसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं होमोफोन्स। काफ़ी आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर एबल, जो फर्स्ट मैंने आपके लिए वर्ड लिया है वो है एबल। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, एबल, स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है। एबल, ये जो फर्स्ट है ABLE, इसका मतलब होता है सक्षम। देखिए सेंटेंस मैंने लिखा, शी इज एबल टू स्पीक 3 लैंग्वेजेस। शी जो है वो सक्षम है, किस चीज में सक्षम है, 3 भाषाएं बोलने में सक्षम है। तो ये जो फर्स्ट एबल है, यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, सक्षम, केपेबल। और इसके लिए हम लोग क्या वर्ड ले सकते हैं, केपेबल भी ले सकते हैं। अगला जो एबल है, इसका मीनिंग क्या है, केन एंड एबल वर द फर्स्ट सन्स ऑफ एडम एंड ईव। तो एबल जो ये वर्ड है, ये जो आदम और हव्वा हम लोग बोलते हैं, एडम और ईव, उसके जो पहले जो बेटे थे, उनमें एक का नाम था केन और दूसरे का नाम क्या था, एबल। तो यहाँ पर ये वाला जो एबल है, ABLE अगर है तब तो केपेबल, सक्षम। और ABEL है तो ये किसका नाम है, एडम और ईव, जो आदम और हवा बोलते हैं ना, जो सबसे पहले पुरुष और महिला, इसके बाद में जो है मानव आगे और बढ़े, उनके जो पहले 2 बेटे थे उनमें एक का नाम था केन और एक का नाम था एबल। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना एक्सेप्ट। देखिए, बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट भी पढ़ते हैं, लेकिन एक्सेप्ट नहीं है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट दोनों का सेम प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग अलग, मीनिंग अलग। ये जो एक्सेप्ट है इसका मतलब होता है स्वीकार करना। इसका मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। और ये जो एक्सेप्ट है इसका मतलब होता है के अलावा। इसका मीनिंग क्या होता है, के अलावा। अब यहाँ पर देखिए, शी एक्सेप्टेड द अवार्ड विद ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञता। तो उसने पुरस्कार स्वीकार किया था कृतज्ञता के साथ। कृतज्ञता मतलब थैंक्स शो करना, धन्यवाद प्रकट करना। तो उसने जब अवार्ड स्वीकार किया तो बड़ी कृतज्ञता के साथ स्वीकार किया था, बहुत धन्यवाद दिखाया था। दूसरा है, आई लाइक ऑल फ्रूट्स एक्सेप्ट बनानास। कह रहा है कि मैं सारे फल पसंद करता हूँ, लेकिन किसके अलावा या किसको छोड़कर, केले को छोड़कर। तो ये कह रहा है कि मुझे सारे फल पसंद है, लेकिन केले के अलावा।
केला छोड़कर मैं सारे फल पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर ये जो एक्सेप्ट है इसका मतलब है स्वीकार करना, और ये जो एक्सेप्ट है EXCPT इसका मतलब होता है के अलावा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बैरन। इसका प्रोनाउंसिएशन बैरन, इसका भी प्रोनाउंसिएशन बैरन। ये वाला जो बैरन है इसका मतलब होता है बंजर। ठीक है, सेंटेंस से देखिए, कह रहा है वी ड्रोव थ्रू ए बैरन रॉकी लैंडस्केप। कह रहा है कि हम, ड्राइव का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है ड्रोव, कि हम यात्रा करके पहुंचे थे। किसके थ्रू यात्रा करके पहुंचे थे? एक बंजर पथरीली क्षेत्र के थ्रू हम लोग ड्राइव करके निकले थे या कहीं पे पहुंचे थे। अगला है शी बिकेम ए मीडिया बैरोन कंट्रोलिंग सेवरल मेजर न्यूज आउटलेट्स। यहाँ पर इस वाले बैरन का मतलब है कि एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं लीडर या टाइकून। तो कह रहा है कि वो जो महिला है वो एक मीडिया टाइकून बनी, और वो बहुत सारे मुख्य न- जो खबर के स्रोत हैं उनको नियंत्रित कर रही थी, कंट्रोल कर रही थी। तो क्या उच्चारण है? बैरन। बैरन BARREN का तो मतलब होता है बंजर, और BARON का मतलब होता है टाइकून। मतलब किसी क्षेत्र का एक बहुत बड़ा लोकप्रिय या शक्तिशाली मनुष्य, या अब उसके अंदर पुरुष भी हो सकती है और महिला भी हो सकती है। तो ये यहाँ पर तीसरा था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अपना बर्थ। देखिए उच्चारण है बर्थ। ये जो बर्थ है इसका मतलब है जन्म, और ये जो बर्थ है इसका अर्थ है सीट से। जब हम लोग ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो आपने देखा होगा लोअर बर्थ, मिडल बर्थ, अपर बर्थ, तो ये वो वाला बर्थ है। प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है, स्पेलिंग डिफरेंट है। BIRTH बर्थ का मतलब है जन्म, और BERTH बर्थ का मतलब है सीट। अब यहाँ पर देखिए, कह रहा है द बर्थ ऑफ देयर फर्स्ट चाइल्ड वॉज अ हैप्पी ओकेजन, कि उनके जीवन में उनके पहले बच्चे का जन्म जो है बहुत ही खुशी वाला अवसर था। डेफिनेटली सबके जीवन में पहला जो बच्चा होता है वो खुशी का ही प्रतीक है। तो यहाँ पर बर्थ जो है ये शब्द है, इसका मतलब है जन्म। दूसरा, वी रिजर्व्ड अ लोअर बर्थ। तो यहाँ पर है लोअर मतलब नीचे वाली सीट जो है उन्होंने रिजर्व करी थी, बुक करी थी ऑन दी ओवरनाइट ट्रेन। ओवरनाइट मतलब जो रात्रि में चले, रात्रि में यात्रा करे और सुबह अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए, तो उसके लिए ओवरनाइट ट्रेन, ओवरनाइट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर बर्थ BERTH बर्थ का मतलब सीट है, और BIRTH बर्थ का मतलब है जन्म। अगला देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट। दोनों शब्दों का उच्चारण सेम, स्पेलिंग डिफरेंट, मीनिंग डिफरेंट। होमोफोन कॉम्प्लीमेंट, तो COMPLEMENT कॉम्प्लीमेंट जो है ये यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है द ब्लू कर्टेन्स कॉम्प्लीमेंट द रूम्स डेकोर। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, जो किसी चीज को पूर्ण करे। और ये वाला जो कॉम्प्लीमेंट है इसका मतलब होता है किसी को प्रशंसा करना या किसी को वाहवाही देना। अब यहाँ फर्स्ट सेंटेंस को समझिएगा ध्यान से। कह रहा है द ब्लू कर्टेन, कर्टेन का मतलब होता है पर्दा। तो कह रहा है जो नीले कलर के जो पर्दे थे वो कंप्लीट कर रहे थे, पूर्ण कर रहे थे। किस चीज को पूर्ण कर रहे थे? कमरे की जो सजावट थी। डेकोर का मतलब यहाँ पर है सजावट। तो कमरे की जो सजावट थी उसको जो नीले पर्दे थे वो चार चांद लगा रहे थे। उसकी जो सजावट थी उसको पूर्ण कर रहे थे, कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। तो जो दूसरा कॉम्प्लीमेंट है, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, कि तुमने जो मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है, मेरी प्रशंसा की है, वाहवाही की है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑन माई न्यू हेयर कट, मेरे नए हेयर कट पे, नए नए कोई बाल कटा के आया है एकदम, तो आपने उसको बोला अरे यार बिल्कुल शाहरुख खान लग रहा है, तो सामने वाला एकदम गदगद हो जाता है। तो आपको उसने, आपने उसको क्या दिया? कॉम्प्लीमेंट दिया, आपने उसको प्रेज किया, प्रशंसा उसकी करी। तो दोस्तों इसी के साथ ये सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि जो भी चीज़ें हमने डिस्कस करी है आपको समझ में आई है। वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लगातार जो वीडियोज़ आ रहे हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।